नमस्कार विद्यार्थियों, जोबनेर पीजी महाविद्यालय ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट 3 में एक नया चैप्टर लेके आए हैं, एक बीजपत्री तने की संरचना। उससे पिछली कालांश में हमने द्विबीजपत्री तने की संरचना में सूरजमुखी का अध्ययन किया था। अब हम एक बीजपत्री तने की संरचना में मक्का के पादप का जो तना होता है उसकी संरचना कैसी होती है उसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। मक्का का वानस्पतिक नाम आप जानते होंगे, जिया मेज। मक्का है, ग्रेमिनी कुल का पौधा है। जिया मेज इसका वानस्पतिक नाम है। ओरिजिन पहले इसकी यदि हम बात करें तो ये मैक्सिको से लाया गया प्लांट है। तो उसके बाद में एक बीजपत्री तने की संरचना की बात करें तो एक बीजपत्री तने की संरचना में मक्का में सबसे पहले जो बाहरी जो परत है वो कहलाती है बाह्य त्वचा। बाह्य त्वचा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। ये बाह्य त्वचा है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। ये बाह्य त्वचा क्या होती है? परिभाषा के तौर पर देखें तो मक्के की जो तने की आंतरिक संरचना है उससे बाहरी तरफ एक पतली परत पाई जाती है। उस परत को हम बाह्य त्वचा कहते हैं। बाह्य त्वचा का मुख्य कार्य जो आंतरिक त्वचा है, जाइलम, फ्लोएम, वल्कुट, अन्य सभी जो भाग हैं उन सभी भागों की रक्षा करने का जो कार्य है वो क्या है? बाह्य त्वचा का है। बाह्य त्वचा की बात करें तो बाह्य त्वचा पर, मक्का की बाह्य त्वचा पर मूल रोम नहीं पाए जाते हैं। ये इसका महत्वपूर्ण लक्षण है। जबकि द्विबीजपत्री तने की जो हमने सूरजमुखी की आंतरिक संरचना देखी थी उसकी आंतरिक संरचना में मूल रोम पाए जा रहे थे, परंतु इसमें होता क्या है कि मूल रोम नहीं पाए जाते हैं। इसके बाद में हम दूसरे प्रकार की जो है वो क्या है? अधोत्वचा। अधोत्वचा को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में हाइपोडर्मिस। तो बाह्य त्वचा के जो नीचे पतली परत, बाह्य त्वचा से सटी हुई जो परत पाई जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? अधोत्वचा कहते हैं। जनरली हम अधोत्वचा को बाह्य त्वचा से अलग नहीं कर सकते हैं, परंतु यदि किसी औजार की सहायता से इसको अलग किया जाए तो आसानी से अलग करके और इसको हम सूक्ष्मदर्शी, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की सहायता से आसानी से देख सकते हैं। हम अपनी सामान्य आंखों से हाइपोडर्मिस को नहीं देख सकते, क्योंकि हाइपोडर्मिस अर्थात अधोत्वचा और बाह्य त्वचा दोनों कसी हुई, एक दूसरे से लिपटी हुई, लगी हुई, चिपकी हुई होती है। इस कारण से दोनों को हम अलग अलग करके ही देख सकते हैं। जनरली इसको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जाता है। उसके बाद में हम तीसरा पॉइंट ले रहे हैं ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू के अंतर्गत हमारे बात करें हम ग्राउंड टिश्यू में स्क्लेरेनकाइमा, जैसे ग्राउंड टिश्यू का मतलब क्या होता है? जो इसमें जाइलम, फ्लोएम और मज्जा है, इसके अतिरिक्त जो रिक्त स्थान है उस पर जो अनियमित संरचनाओं के तौर पर गोलाकार, अंडाकार, त्रिभुजाकार या षटभुजाकार संरचनाओं में व्याप्त जो ऊतक पाए जाते हैं उन सभी प्रकार के ऊतकों को संयुक्त रूप से हम क्या बोलते हैं? ग्राउंड टिश्यू बोलते हैं। इन ग्राउंड टिश्यू का मुख्य कार्य क्या होता है? जो रिक्त स्थान है उनकी आपूर्ति करना। इसके अलावा जो जाइलम है, फ्लोएम है, अंतस्त्वचा है, उन सभी के कार्यों को महत्वपूर्ण सुचारू रूप से चालू करने का है। इसके अलावा ये जो जाइलम, फ्लोएम है और आंतरिक जो संरचनाएं हैं इनको सुरक्षा प्रदान करने का जो कार्य करता है वो केवल ग्राउंड टिश्यू करता है, क्योंकि ग्राउंड टिश्यू आंतरिक संरचनाओं में पाया जाता है। ये आपको स्पष्ट रूप से ये ब्लैक रंग से मैंने रेखांकित किया है। ये क्या है? स्क्लेरेनकाइमा है। स्क्लेरेनकाइमा के आसपास ये गोलाकार आपको संरचनाएं दिखाई दे रही होगी। यहाँ देखिए जैसे ये गोलाकार है, परंतु यहाँ ये क्या है? जैसे आयताकार संरचनाएं हैं।
कुछ इन स्थानों पर षटभुजाकार संरचनाएं भी दिखाई दे रही है, कुछ स्थानों पर त्रिभुजाकार संरचनाएं भी दिखाई दे रही है। तो कहने का मतलब ये है कि ग्राउंड टिश्यू में जो कोशिकाएं होती है, ग्राउंड टिश्यू जो होता है वो निश्चित कोई आकार नहीं होता, गोलाकार, अंडाकार, त्रिभुजाकार, षटभुजाकार या अनियमिताकार होता है। मुख्य कार्य मैंने बता दिया, मुख्य कार्य यही है कि बाकी जो रिक्त स्थान है उनकी आपूर्ति करना, इसके अलावा जो आंतरिक जो भाग है उनकी सुरक्षा प्रदान करने का कार्य जो करता है वो कौन करता है, ग्राउंड टिश्यू करता है। उसके बाद में जो अगला जो पॉइंट है वो है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा आपको स्पष्ट रूप से जो मक्का का जो मैंने आंतरिक संरचना बनाई है तने की, इस आंतरिक संरचना में आपको 5 भाग दिखाई दे रहे होंगे। 1 नंबर पर ये स्क्लेरेनकाइमा पहला नंबर का, दूसरा नंबर का, और ये 3 और ये 4 और ये 5। तो ये 5 रंग के मैंने लाल कलर में इसको अभिरंजित किया है, रेखांकित किया है स्पष्ट रूप से दिखाने के लिए। तो ये व्हाइट बोर्ड पर आपको लाल रंग के जो 5 आपको स्क्लेरेनकाइमा जो दिखाई दे रहे हैं इन्हें हम स्क्लेरेनकाइमा बोलते हैं। और ये जो संरचनाएं होती है इन संरचनाओं में जाइलम, फ्लोएम सभी प्रकार के जो ऊतक होते हैं वो पाए जाते हैं। बात करते हैं सबसे पहले हम स्क्लेरेनकाइमा में पाए जाने वाले फ्लोएम की। फ्लोएम से तात्पर्य क्या है, फ्लोएम का मतलब क्या होता है, पोषवाह जिसको हम बोलते हैं। फ्लोएम का हिंदी अर्थ क्या होता है, पोषवाह। तो इसका कार्य क्या होगा, फ्लोएम का जो बाहरी खनिज लवण हैं, मृदा में उपस्थित खनिज लवण हैं, अन्य जो उत्पाद आवश्यक जो तत्व हैं जो पादप के तने, जड़, तना, पत्तियां, फल, पुष्प आदि को बनने के लिए जो सुचारू रूप से उनकी गतिविधियां और उपापचयी क्रियाएं चलाने के लिए जो आवश्यक जो महत्वपूर्ण जो तत्व हैं उन तत्वों को और खनिज लवणों को पहुंचाने का जो कार्य करता है वो कौन करता है, फ्लोएम करता है। और फ्लोएम का मुख्य कार्य यही हो गया कि ये क्या करता है, खनिज तत्वों को स्थानांतरित करने का कार्य करता है। स्थानांतरित सबसे पहले जैसे जड़ में आएगा, फिर जड़ से तने में डिस्ट्रीब्यूट होगा, फिर तने से पत्तियों में, फिर पुष्प में और फिर फल में। तो सभी प्रकार के सर्कुलर सीढ़ियों की तरह ये पूरे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट करने का कार्य करेगा। उसके बाद में हम बात करते हैं जाइलम की। अब चूंकि जाइलम के बारे में मैंने पहले भी बताया था कि जाइलम का हिंदी अर्थ यदि हम बात करें तो जाइलम को बोलते हैं दारू। यानी कि कुछ विद्यार्थी क्या होते हैं, लगभग ग्रेजुएशन कर लेते हैं लेकिन उनको जाइलम और फ्लोएम का हिंदी अर्थ मालूम नहीं होता है। तो फ्लोएम को तो पोषवाह बोलते हैं और जाइलम को क्या बोलते हैं, दारू बोलते हैं। तो जाइलम का मतलब क्या हुआ, दारू हो गया। तो जाइलम अभी मैंने पहले भी आपको बताया था कि जाइलम को जैसे याद रखो आप कि जाइलम का जो मुख्य कार्य क्या होगा, वो जल को, जो मृदा में पाए जाना वाला जो जल है यानी जो नमी है उसको ऑब्जर्वेशन करेगा और अवशोषित करके हेर के द्वारा और उसको जड़ों में पहुंचाएगा। जड़ों के द्वारा फिर आपने डिक्सन और जोली का सिद्धांत पढ़ा होगा। डिक्सन और जोली ने सहसंजन और आसंजन का सिद्धांत दिया था। उन्होंने बताया था कि पादप में यदि जाइलम के द्वारा जो मृदा से लाया जाने वाला जो जल है वो एक निश्चित क्रम के रूप में लगातार चलता रहता है और संपूर्ण जो पादप होता है उसकी संपूर्ण गतिविधियों तक और प्रत्येक भाग तक वो जल आसानी से पहुंचाया जाता है। वो किसके द्वारा पहुंचाया जाता है, जाइलम के द्वारा। यदि इस क्रिया के बीच में वायु के बुलबुले भी आ जाएं तो भी वो जो क्रिया है, वो गति है, वो बिल्कुल भी नहीं रुकती है और जल लगातार गति करता हुआ सभी भागों तक पहुंचता रहता है। तो ये सिद्धांत था सहसंजन और आसंजन का सिद्धांत। इस सिद्धांत के जो समर्थन करता थे या इसके प्रतिपादक थे वो थे डिक्सन और जोली। कई बार परीक्षा में भी पूछा जाता है कि जाइलम का सहसंजन और आसंजन जो सिद्धांत है वो किसने दिया था, तो डिक्सन और जोली वैज्ञानिक ने दिया था।
तो हम बात कर रहे थे जाइलम की। अब जाइलम के दो प्रकार होते हैं, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। प्रोटो को नाम से ही पता पड़ रहा है कि प्रोटा क्या होगा, अर्थात कहने का मतलब जिसकी आकृति छोटी होगी उसको हम प्रोटोजाइलम बोलेंगे, और जिसकी आकृति बड़ी होगी उसको हम क्या बोलेंगे, मेटाजाइलम बोलेंगे। तो ये जो आकृति है आपको ब्लैक रंग की दिखाई दे रही है, स्क्लेरेन कायमा में फ्लोएम के पास में ये आकृति दिखाई दे रही है। ये आकृति कैसी है, मोटी है, तो इसको हमने क्या नाम लिख दिया, मेटाजाइलम। इसी प्रकार जैसे बात करें यहाँ पर ये छोटी यदि आकृति है तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोटोजाइलम बोलेंगे, क्योंकि इसकी आकृति कैसी है, छोटी है। तो जाइलम कितने प्रकार के हुए, दो प्रकार के हुए, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। ये हो गई जाइलम की बात। अब इसके बाद में लास्ट जो पॉइंट है वो है पित्त यानी कि मज्जा। अब मज्जा देखिए, एक बीजपत्री पादपों में जो मज्जा होती है वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, जबकि द्विबीजपत्री पादपों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। अपवाद स्वरूप यदि हम बात करें तो एक बीजपत्री पादपों में भी कुछ पादप होते हैं जिनमें मज्जा हल्की दिखाई देती है परंतु स्पष्ट नहीं दिखाई देती, इसलिए इसमें हमने मज्जा का विस्तार पूर्वक अध्ययन नहीं किया है और मज्जा को हमने रेखांकित भी नहीं किया है। तो ये जो संपूर्ण जो संरचना है, एक बीजपत्री तने की संरचना, मक्का, इसकी संपूर्ण संरचना के बारे में मैंने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया है। कई बार अब होता क्या है कि राजस्थान विश्वविद्यालय एग्जाम के अंदर इसमें प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं, 1 मिनट प्रश्नों के बारे में मैं बता देता हूं। प्रश्न पूछा जाता है कि एपिडर्मिस का मुख्य कार्य क्या होगा। तो मक्का में एपिडर्मिस का मुख्य कार्य क्या होगा, जो बाहरी आघात है उनको सुरक्षा का प्रदान करने का कार्य। कई बार प्रश्न ये आता है क्या इसमें हाइपोडर्मी भी उपस्थित होती है, तो इसमें हाइपोडर्मिस उपस्थित होती है, ग्राउंड टिश्यू उपस्थित होते हैं। स्क्लेरेन कायमा मक्का में कितने पाए जाते हैं, जनरली इनकी संख्या कोई निश्चित नहीं होती है, ये हमने केवल एक काट के आधार पर, यानी कि इसका जो काट लिया है हमने, इसके आधार पर हमारे को केवल स्पष्ट रूप से 5 स्क्लेरेन कायमा दिखाई दे रहे हैं। और स्क्लेरेन कायमाज में जाइलम और फ्लोएम की स्थिति क्या होती है उसके बारे में भी ये जाइलम और फ्लोएम स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। जाइलम भी दो प्रकार के, मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम दिखाई दे रहे हैं। लास्ट में कई बार ये प्रश्न भी किया जाता है एग्जाम के अंदर कि एक बीजपत्री पादपों में क्या मज्जा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, तो मज्जा इसमें स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है। तो इस प्रकार आज की कालांश में हमने एक बीजपत्री तने की जो संरचना है मक्का का अध्ययन किया। आगामी क्लास में हम एक नया चैप्टर लेकर के आएंगे, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।